तो लिंग निर्धारण के लिए हम लोग सबसे पहले गुणसूत्र का अध्ययन करेंगे। तो गुणसूत्र जो है वो दो प्रकार के होते हैं किसी भी जीव के शरीर में, चाहे वो निम्न वर्गीय जीव हो चाहे वो उच्च वर्गीय जीव हो। एक गुणसूत्र का वो समूह होता है जो उसके पूरे शरीर के गुणों को निर्धारित करते हैं, जैसे उसकी लंबाई क्या होगी, उसका कलर कैसा होगा, उसकी आंख का रंग कैसा होगा, वो कैसा इंटेलिजेंट होगा, मतलब जो पूरा देख, केवल इसमें ये नहीं मालूम पड़ेगा कि पैदा होने वाला कोई भी जीव लड़का होगा या लड़की होगा, वो नहीं मालूम पड़ेगा, मेल और फीमेल नहीं मालूम पड़ेगा, उसको छोड़ दो। तो बाकी शरीर के जितने भी गुण होते हैं वो हमारे विशेष प्रकार के समूह के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और ऐसे गुणसूत्रों को हम हिंदी में दैहिक गुणसूत्र और इंग्लिश में ऑटोसोम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन मानव की बात करते हैं तो मानव के अंदर 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वो दैहिक गुणसूत्र है। हम ड्रोसोफिला के अंदर बात करेंगे तो 4 जोड़ी सॉरी 3 जोड़ी, 4 जोड़ी नहीं, कुल मिलाकर 8 तो होते ही है ना, 3 जोड़ी गुणसूत्र जो है वो। तो ऐसे आप किसी भी जीव में बात करोगे तो सभी के अंदर गुणसूत्रों में आपको दैहिक की बात की जाएगी, क्योंकि अपन आगे जाकर इस लेसन में हम पेडिग्री एनालिसिस करेंगे पीढ़ियों का। तो उसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि दैहिक पर पाए जाने वाले जीन्स कौन सी बीमारी शरीर में दिखाते हैं और लिंग गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन्स कौन सी बीमारी दिखाते हैं, क्योंकि बीमारियां भी कई प्रकार की होती है। हर गुणसूत्र पर अलग अलग जीन्स अलग अलग बीमारी दिखाते हैं। दूसरा हमारा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं लिंग गुणसूत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं एलोसोम। जो कि विषम होते हैं, अलग होते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे एक होते हैं हमारे नर और मादा के अंदर, एक होते हैं हमारे उनके अंदर। तो इनको भी यदि हम देखें तो ये भी जो है वो अलग अलग प्रकार के जो है हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इनको अपन जो है कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे एक इनके अंदर होता है विषम युग्मक, हेट्रोगेमी। हेट्रोगेमी का मतलब क्या है, ध्यान से समझना इधर आप लोग। एक्चुअली लिंग गुणसूत्र भी 2 प्रकार के होते हैं, नर के अंदर अलग और मादा के अंदर अलग। पर विभिन्न जीव जंतुओं में ये अलग अलग प्रकार से देखने को मिलता है। इसे अपन लोग मानव की बात करते हैं तो हम सभी मादाओं के अंदर दोनों गुणसूत्र समान होते हैं, एक्स एंड एक्स, जबकि नर के अंदर एक्स एंड वाई होता है। तो जिनके अंदर लिंग गुणसूत्र दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं उनको हम लोग विषम युग्मक कहेंगे। जैसे विषम युग्मक के अंदर आप देख सकते हो कि एक्स वाई आ सकता है, जेड डब्ल्यू भी आ सकता है, ये सब विषम युग्मक हो जाएंगे। और एक हमारा होगा सम युग्मक, होमोगेमी। इसके अंदर आपको मिलेगा जैसे कि एक्स एंड एक्स आपको मिल सकता है, जेड आपको जेड मिल सकता है, ऐसे करके। तो ये भी आपको अलग अलग प्रकार के देखने को मिलेंगे। मानव में जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा एक्स एंड वाई, बल्कि हम इसको इस तरीके से लिखते हैं एक्स एंड वाई। तो इसका जो उदाहरण है मानव और ड्रोसोफिला, ये सॉरी इसमें लिख सकते हो नर, आपको लिखना पड़ेगा नर, नर। और जो जेड डब्ल्यू आपको मिल रहा है ये मादा पक्षी, उल्टा मिलता है, मादा पक्षी। एक्स जीरो नर कीट। क्योंकि यदि आपने चार्ट को याद कर लिया तो लिंग निर्धारण तो
कुछ नहीं है, बिल्कुल बहुत इजी है। ये याद नहीं रहता, इससे हमारी गलतियां होती है। संयुग्मक में आप देखोगे एक्स एंड एक्स, मादा मानव व ड्रोसोफिला, जेड एंड जेड, नर पक्षी, एक्स एंड एक्स, कीट मादा। मतलब ये समझ लो कि ये आपने कुंजी चाबी कहते हैं ना, पूरे उसके अंदर बहुत इजी हो गया। अच्छे से इसको याद कर लो, बस सब कुछ यही है, लिंग निर्धारण में कुछ भी नहीं है। आप लोगों के टेस्ट है लगातार, अब इसमें यदि कोई आपको डाउट आ रहा है तो परेशान बिल्कुल मत होना, मुझे आप लोग क्वेश्चन भेज देना, मैं उसका आपको डाउट मोबाइल पे दे दिया करूंगी, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। और टेस्ट जहां तक है आप लोग का 10 बजे होगा, उस पर मैसेज पूरा देख लेना, 10 बजे से होंगे। क्लास नहीं रहेगी अभी, एक आध दो टर्न टेस्ट है, मंडे को मालूम मतलब मैसेज डल जाएगा सब। टेस्ट तो कंफर्म है ना, टेस्ट तो होंगे, क्लास में तो आना है, छुट्टी वुट्टी नहीं है, टेस्ट देने आना पड़ेगा। और दोनों महत्वपूर्ण टेस्ट है, हल्के भी नहीं है। और उसके बाद में आप लोगों का ना जहां तक है, सितंबर के लास्ट संडे आप लोग का एक फुल टेस्ट होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ, और बाहर होगा कहीं, बाहर होगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के साथ पूरा फुल टेस्ट होगा 720 नंबर का। बहुत जल्दी इसका मैसेज आ जाएगा, तो उसकी तैयारी भी कीजिएगा, और उसमें तैयारी में नंबर आपके हाईएस्ट आएंगे तो कुछ मिलेगा भी। देखो लिंग निर्धारण क्या है, ये जो लिंग गुणसूत्र है इससे पूरा लिंग का निर्धारण होता है। नर और मादा में दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हमारे मानव में क्या है कि सभी फीमेल के अंदर केवल एक्स और एक्स गुणसूत्र है, तो फीमेल कभी लिंग का निर्धारण नहीं कर सकती है, मेल के अंदर होता है। तो हमारे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु है, तो हम 3 जीव जंतुओं की बात कर, बल्कि हम 4 की कर रहे हैं, मानव की, ड्रोसोफिला की, पक्षी की, और एक कीट। अब आप कहोगे कि कीट में तो ड्रोसोफिला भी आता है, तो मैं आपको बता दूं कि कीट कोई एक प्रकार से निर्धारण नहीं करते, बल्कि आप कीटों में 3 प्रकार से लिंग का निर्धारण देखोगे। आप कीट, पूरे कीट में किसी कीट में कैसा है, किसी कीट में कैसा, और किसी कीट में कैसा, 3 में देखने वाले हो। ड्रोसोफिला में, ड्रोसोफिला का तो समझना इसलिए नहीं है कि हमारा ड्रोसोफिला में एक ही है,
सेम ही होता है। लेकिन एक मधुमक्खी में भी समझोगे और एक और दूसरे कीट में भी समझोगे, कोई भी कीट दूसरे हो सकते हैं, कॉकरोच हो गया, मच्छर हो गया, उनके अंदर भी। और जो हमारा मधुमक्खी में जो होता है ना, वैसे ही चींटियों में भी वैसे ही होता है। तो कि हाँ सेम होता है मधुमक्खी में और चींटियों में सेम होता है। चींटी भी कीट वर्ग में आती है ना। तो ऐसे आप देखो तो एक ही कीट वर्ग में भी आप कितने प्रकार का लिंग का निर्धारण देख सकते हो। सबसे पहले अपन लोग मानव की बात करते हैं कि मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। मानव में लिंग निर्धारण, तो देखो किसी भी मानव में 40 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन उसमें 44 गुणसूत्र ऑटोसोम हो गए और ये दूसरा एक्स वाई हो गया। चूंकि अपन में वाई लिख रही हूं तो ये नर हो गया। ऐसे फीमेल में भी होगा 44 प्लस एक्स एंड एक्स होगा। क्योंकि इसके अंदर जो गैमेट्स बनेंगे नर के अंदर वो ऐसे बनेंगे 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई, दो प्रकार के बनेंगे। इसमें 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स एक ही प्रकार के बनेंगे। अब जब अगली पीढ़ी का निर्धारण होगा तो ये वाला एक्स गुणसूत्र इससे जुड़ेगा, तो 44 प्लस एक्स और एक्स, ये वाला इससे भी जुड़ सकता है। ये वाला इससे भी जुड़ सकता है। 44 प्लस एक्स और एक्स, ये वाला इससे जुड़ेगा। चवालीस प्लस एक्स एंड वाई। प्रकृति में लड़के और लड़की की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल 50-50% संभावना है। 50% लड़का और 50% लड़की। मतलब साइंस की दृष्टि से बोल दो या प्रकृति में बोल दो, कहीं पर एक स्पर्म भी कम ज्यादा नहीं बनता। जितने स्पर्म की संख्या है, मान लो 1 मिलियन है, तो 50% लड़कों के बनेंगे, 50% ही लड़कियों के बनेंगे। एक नंबर भी कम ज्यादा संभव नहीं है। अब हम लोग कहते हैं कई परिवार में कि सब एक किसी एक मतलब फैमिली में लड़के ही लड़के पैदा हो रही हैं या लड़के लड़के पैदा हो रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनके अंदर वाई गुणसूत्र नहीं बन रहा है, एक्स नहीं। कोइंसिडेंस, मिलियन की संख्या में जब शुक्राणु बनते हैं, दौड़ लगाते हैं वो मादा के अंडाणु की तरफ, और खूब सारे शुक्राणु अंडाणु पे चिपक भी जाते हैं। अब ये सब लक का खेल है, चांस की बात है कि कौन सा शुक्राणु अंडाणु को भेदेगा और अंदर जाएगा। ना तो इसके अंदर कोई बाबा की बबूत कुछ कर सकती है, क्योंकि बाबा की बबूत के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो केवल वाई वाई गुणसूत्र ही बनवाए। ये तो चांस की बात है कि आपने बबूत खाई और लड़का पैदा हो गया तो आपने अपने घर बाजे बजवा लिए, जबकि ऐसा नहीं है। पहली बात तो ऐसा बोलना भी गलत है कि लड़का और लड़की, ये सब चीजें वर्तमान में जमाने में बहुत चेंज हुआ है, जो बहुत अच्छा भी हुआ है कि लड़का है लड़की है। ये इशू अब धीरे धीरे खत्म भी होते जा रहे हैं। हमेशा हर परिवार ये चाहता है कि एक स्वस्थ बच्चा पैदा हो, बस केवल लड़का लड़की कोई भी हो। ड्रोसोफिला के परिवार में थोड़ी कोई कि लड़की पैदा हो गई ड्रोसोफिला तो बाजे बजवा रहा है, तो वो भी ऐसे थोड़ी है। उसके अंदर भी सेम यही है, मानव की जगह आप ड्रोसोफिला भी लिख दो तो सेम टू सेम इसमें लिंग का निर्धारण है। तो ये सब कभी कुछ वैसा नहीं है कुछ प्रकृति के अंदर। और मेडिकल साइंस ने अभी तक इतनी ग्रोथ कुछ भी नहीं की कि वाई क्रोमोसोम्स है या एक्स है। बहुत सारे परिवार में ऐसा होता है कि लड़के पैदा हुए, हमको तो लड़की चाहिए थी, तो ऐसे कोई दवाई नहीं बनी कि आपकी इच्छा अनुसार लिंग का निर्धारण हो जाए कि आपने वो दवाई खाई,
वाई वाला मर गया या एक्स वाले स्पर्म मर गए, ऐसा नहीं है। बल्कि हम तमाम सारी टेक्निक आजकल डेवलप करते हैं कि आर्टिफिशियल भी, जो हमने आईवीएफ टेक्नोलॉजी का यूज किया है, उसमें भी ये संभव नहीं है। आईवीएफ में भी कहीं से भी कुछ संभव नहीं है कि वाई क्रोमोसोम्स ले सकेंगे वो या एक्स ले सकेंगे, बिल्कुल नहीं है। आईवीएफ टेक्नोलॉजी भी इस चीज को कोई डिसाइड नहीं कर सकती। तो अच्छी बात है, ये प्रकृति में होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रकृति इसको बैलेंस भी करती है। परंतु निर्धारण आप बिल्कुल क्लियर देख रहे हो कि 50-50% का देखने को मिलता है। अब हम यदि हम पक्षियों की बात करते हैं, एकदम पक्षियों की बात करते हैं, तो पक्षियों के अंदर केवल इतनी सी बात है कि उसके अंदर चेंज हो गया है। जैसे ये जेड और जेड है, हम इसको ऐसे याद रखो, पक्षियों में हमसे उल्टा है। हमारे अंदर मेल के अंदर अलग अलग था, तो पक्षियों में मादा में अलग अलग है। ये मादा पक्षी हो गई, और जेड नहीं, उल्टा उल्टा, सॉरी सॉरी सॉरी, नर हो गया, ये नर हो गया, और जेड डब्ल्यू जो हो गया मादा हो गई। तो जेड 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 और ये डब्ल्यू, तो जब ये इससे जुड़ेगा तो जेड जेड बनेगा, ये इससे जुड़ेगा तो भी जेड जेड हो गया। ये दोनों ही नर पक्षी बन गए। ये इससे जुड़ेगा जेड डब्ल्यू, ये इससे जुड़ेगा तो जेड डब्ल्यू। मतलब कुछ नहीं है, बस हमसे उल्टा है। हमारे अंदर फीमेल में दोनों होमोगेमी थी, पक्षियों में नर के अंदर होमोगेमी है। बस इतनी सी बात याद रखिएगा, और कुछ भी ऐसा समझाने लायक इसमें कुछ नहीं है। एक कीट का जरूर आपको थोड़ा अलग लगेगा। कीटों के अंदर क्या होता है कि जो एक्स एक्स है, ये मादा कीट हो गया, और जो नर कीट होता है उसमें एक्स 0 होता है। मतलब नर कीट में केवल एक ही होता है, उसमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है। तो ये देखिएगा ऐसे हो गया। अब जब ये इससे मिलेगा, जहां पर 2 एक्स आते हैं वहां पर मादा बनेगी, ये हो गया। लेकिन जब ये वाला, अब ये तो कुछ है ही नहीं ना, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो 0 लिख रहे हो, कोई गुणसूत्र थोड़ी है। तो फिर आप कह रहे गुणसूत्र, अरे बेटा तो ऑटोसोम तो जाएंगे ना, लिंग नहीं है तो क्या हुआ। लिंग इसमें अपन वो थोड़ी लिख रहे हैं, लिंग गुणसूत्र नहीं है, ऑटोसोम तो जाएंगे ना। तो इसीलिए इसमें एक एक्स हो गया, इसको भी कर दो तो ये भी एक। तो मतलब यदि किसी नर के अंदर लिंग गुणसूत्र एक ही जाता है, एक्स अकेला एक जाएगा, तो वो नर बनेगा। नर में 2 गुणसूत्र नहीं होते हैं। कुछ कीटों में नर के अंदर 2 गुणसूत्र सेक्स के नहीं होते हैं, उसमें केवल एक ही जाएगा, अकेला मादा से जा रहा है, बस केवल नर से नहीं जा रहा, मादा से अकेले से जा रहा है। यदि मादा से एक एक्स गुणसूत्र नर ने ले लिया है तो वो नर होगा। तो नर के अंदर एक ही होता है। कुछ कीटों में, ड्रोसोफिला में नहीं, ये वाली चीज नहीं मिलेगी, मधुमक्खी में नहीं मिलेगी, और चींटियों में नहीं मिलेगी। बाकी भी तो और कीट इतने सारे हैं, कितने सारे कीट होते हैं उनके अंदर आपको क्या मिल रहा है, एक गुणसूत्र यदि एक्स है तो लड़का मतलब मेल मतलब नर पैदा होगा, और 2 यदि है तो मादा पैदा होगी। मतलब कुछ कुछ हमारी तरह ही हो गए। और मालूम है, ये जो नर वाली बात है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंकिंग, 1891। हैंकिंग कीटों में शुक्राणु जनन का अध्ययन कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि कीटों में एक एक्स आकार की संरचना है जो लिंग का निर्धारण कर रही है। तो उन्होंने उसको बोल दिया एक्स काय, काय माने बॉडी। तो ऐसे करके फिर बाद में जाकर क्लियर हुआ
QX जो है लिंग गुण सूत्र है। तो लिंग गुण सूत्र की खोज का अध्ययन हैंकिंग ने 1891 में किया था, 1891 में किया था। हाँ 1891, इक्यावन, इक्यानवे, इक्यानवे तो हुआ हिंदी में, इक्यानवे। क्या क्या दिया है? गलत दिया है। वो आप गलत हो, मैं नहीं हूं। वो सही कर लो, मेरा सही है। 1891। फिर भी चलो मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ कि कहीं मेरे से गलती तो नहीं हुई। नहीं, मैं आप लोगों की बुक थोड़ी देखूंगी। नहीं, मैं सही हूँ, मेरे से गलत नहीं हुआ है। 1891 ही है, सही कर लो, करेक्शन कर लो। तो ये हैंकिंग ने एक्स गुणसूत्र को एक्स बॉडी कहा और कीटों में इसका अध्ययन किया था जब वो शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को अध्ययन कर रहे थे। और फिर बाद में जाकर यही मालूम पड़ा, अच्छा इसका नाम एक्स क्यों रखा था? क्योंकि ये गुणसूत्र की आकृति एक्स जैसी होती है, तो इसीलिए इसका नाम एक्स रखा। तो बाद में जाकर मालूम पड़ा कि ये तो एक्स गुणसूत्र क्या है? लिंग गुणसूत्र है। महत्वपूर्ण साइंटिस्ट है, भूलना नहीं, मैंने बहुत अच्छे से पूरा समझा दिया, इसको अच्छे से याद रखना। अब बताने जा रही हूं मैं मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। और ये बड़ा ही अलग टाइप की क्रिया है, बहुत समझने की क्रिया है, नहीं तो कर नहीं पाओगे। तो चलो करते हैं अपन लोग कि मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, इसके लिंग निर्धारण को हम द्विगुणित कहते हैं। बस समझ लो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान देना आप लोग। 3 प्रकार की मधुमक्खी होती है, रानी, कामवाली और ड्रोन, मतलब न। इसके अंदर 32 गुणसूत्र होते हैं, इसके अंदर भी 32 गुणसूत्र होते हैं, इसमें 16 होते हैं। ये जो 32 गुणसूत्र है ये डिप्लॉइड है और ये हैप्लॉइड है। एक छत्ते में एक रानी होती है। वो रानी एक्चुअल में होती तो काम वाली की तरह ही है, वर्कर की तरह होती है, लेकिन वो एक विशेष प्रकार की कोई रॉयल जेली होती है एक छत्ते में, उसे खा लेती है तो वो रानी बन जाती है। और रानी का काम सिर्फ एक है, बच्चे पैदा करना। और जो काम वाली वर्कर कहलाती है वो छत्ते की सफाई करना, फूलों से नेक्टर लेके आना, आसपास उड़ना, पूरा देखना, उनकी सुरक्षा करना, सारा काम जो होता है घर का वो वर्कर करती है। तो वो वर्कर होती है, कितनी भी हो सकती है, हजारों लाखों की संख्या में होती है।
और जब रानी मर जाती है तो वापस से काम वाली रॉयल जेली खा लेती है, वापस से रानी बन जाती है। और रानी का काम सिर्फ एक ही है, बच्चे पैदा करना। और जो नर है वो बेचारा कमजोर है, क्योंकि 16 गुणसूत्र लेकर बैठा है, आधा हैप्लॉइड है, और इसीलिए वो पैदा ही सिर्फ प्रजनन करने के लिए हुआ है। प्रजनन करेगा और मर जाएगा, तब तक जिंदा रहता है जब तक कि वो प्रजनन करता है। प्रजनन किया नहीं कि मर गया। इसीलिए जो बच्चा पैदा होता है उसका बाप नहीं होता, क्योंकि वो तो मर गया। उसका कभी भी फादर नहीं होते, क्योंकि वो अलग विधि से बनता है, पार्थेनोजेनेसिस से बनता है। इनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या सामान्यतः 32 है, लेकिन चूंकि नर के अंदर 16 भी काम कर रहा है, इसीलिए हमने इस मैकेनिज्म को हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म कहा है, अगुणित द्विगुणित बोलते हैं। अब इसके अंदर देखो क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो अपन शुरुआत करते हैं 32 से। जैसे मान लो ये कोई रानी है और इसके अंदर ये 32 गुणसूत्र है, और इस रानी ने क्या किया, अंडे बनाए। तो अंडे जब वो बनाएगी तो अर्धसूत्री से बनाएगी, अर्धसूत्री विभाजन किया और उसने अपने अंदर क्या किया, अंडे बनाए। ठीक है, अब अंडे बनाए तो इसने किया निषेचन। निषेचन कैसे किया जाएगा, शुक्राणु से किया जाएगा। तो इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है और इसमें भी 16 है। लेकिन इस शुक्राणु ने क्या किया, इससे निषेचन किया और निषेचन करके क्या बना दिया, 32 जाइगोट, युग्मनज, भ्रूण। तो एक तो नहीं बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे, और भी बन गए 32, और भी बन गए 32। लेकिन जो ये वाला था इसने निषेचन नहीं किया, ये ऐसे ही बाहर आया और ये जाकर के पूरी की पूरी एक मक्खी बन गया। ये पूरी की पूरी ऐसे मक्खी बन गया ये। और ये क्या है, नर है, और इस नर के अंदर क्या है, 16 गुणसूत्र है। क्योंकि ये जब ये इससे जो ऐसे बना है, बिना निषेचन के बना है, हम लोग इसे बोलते हैं अनिषेक जनन। पार्थिनोजेनेसिस। क्योंकि 32 तो तब होते ना जब कुछ शुक्राणु मिलता, तभी तो 32 होते। पर ये जो एक इसका है, एक से मतलब मेरा एक नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, पर ये वाला बिना निषेचन के बन गया। मतलब इस जो अंडा था, इस अंडे ने क्या किया, निषेचन नहीं किया, और बिना निषेचन के क्या बन गया, ये बिना अंडाणु बन गया। मतलब ये जो अंडा है वो केवल मां से पैदा हुआ है, क्योंकि ये तो मदर थी ना, ये तो रानी है ना। तो इसकी जो है ये किससे पैदा हुआ है, ये अपनी मां से पैदा हुआ है, पर इसका बाप कहाँ है, फादर तो है ही नहीं, क्योंकि फादर ने तो इनको पैदा कर दिया। इसका फादर कहाँ है, ये तो निषेचन ही नहीं हुआ ना, तो फादर कैसे हो जाएगा, मां से निकला है ना अंडाणु। भाई एक रानी थी 32, इसने अंडे दिए, कुछ अंडे निषेचन कर लिए, निषेचन बोल रही हूं तो शुक्राणु से ही करेगा, कुछ ने निषेचन नहीं किया, बिना निषेचन के ही नर बन गए। तो फादर का कोई रोल कहाँ रहा इसके अंदर, मदर से ही रहा ना। भाई अपने मानव के अंदर कोई मादा अंडा पैदा करती है, तो अंडा अकेला बच्चा तो नहीं बना सकती, क्योंकि बच्चा पैदा करेगी तो किसी मेल का भी तो शुक्राणु लगेगा ना। और आप कल्पना करो कि कोई अंडा ऐसा पैदा कर ले कि फादर का कोई शुक्राणु नहीं लगे, वो अंडा सीधा बच्चा बन जाएगा, तो फिर उससे फादर का तो रोल नहीं रहा उसके अंदर। तो ये जो नर बना है, ये सब फादर कहाँ है, इसका पिताजी तो है ही नहीं। ये जो नर बना है, ये नर शुक्राणु बनाएगा, ये शुक्राणु बनाएगा। काय के लिए पैदा हुआ है, फिर शुक्राणु के लिए तो पैदा हुआ है।
अब जैसे मान लो ये वाली कोई 32 थी, ये जो मादा थी 32 वाली, अपन इस 32 वाली को यहाँ ले आते हैं। इसने फिर से इसने अर्धसूत्री विभाजन किए, फिर से ही अंडाणु बनाए, फिर से अंडाणु बनाए, 16 16 16 16। तो ये जो नर था, इसके जो शुक्राणु बन रहे, ये संयुग्मन करेंगे, इनसे संयुग्मन करेंगे, लेकिन सारे नहीं करेंगे, सारे नहीं करेंगे, सारे नहीं करेंगे। इसमें से जो बचा है फिर वो नर बनाएगा। तो जो बच्चा पैदा होता है उसका इमीडिएटली फादर नहीं होता, क्योंकि वो तो निषेचन रहित बनाए ना। निषेचन तो तभी होगा ना जब कोई नर का शुक्राणु जुड़ेगा, तो वो तो पार्थेनोजेनेसिस से बना है। उसके अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी है? हैप्लॉइड है, अगुणित है। तो बाप इसका नहीं मिला, तभी तो वो हैप्लॉइड रहा ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी नर बनता है उसका बाप नहीं होता। फादर कहाँ होगा, कैसे होगा? क्योंकि गुणसूत्र उसके पास 16 है ना, तो फादर के गुणसूत्र कहाँ मिले उसके? उसका फादर नहीं होगा, उसका फादर नहीं होगा। लेकिन जो इसकी माँ है, भाई किसी ने किसी से तो नर बना है ना, माँ से तो बना है ना। तो माँ कैसे बनी थी? उसने तो किस शुक्राणु का यूज किया था ना, उसका बाबा है। क्यों? क्योंकि माँ के ऊपर भी तो कोई है ना। माँ पैदा कैसे हुई? माँ कैसे पैदा हुई? तो माँ तो पैदा ऐसे हुई ना कि उसने तो निषेचन किया था ना किसी ने किसी से। तो बाप नहीं है, लेकिन उसके पहले की पीढ़ी है। इसीलिए आप लोगों की बुक में एक लाइन लिखी हुई है, बाप नहीं होता तो बेटा नहीं होता, पोता होगा और बाबा होगा। आ गया समझ में? आया या नहीं आया? इतना बढ़िया समझाया है मैंने, लास्ट ईयर इतना अच्छा नहीं समझा पाई थी, मुझे याद रहता है सब। मतलब अच्छा नहीं समझा पाई थी का मतलब होता है कि जब मैं कोई चीज समझाती हूँ और जब मैं खुद ही सेटिस्फाई नहीं होती हूँ, कई बार होता है ऐसा कि मैं नहीं होती सेटिस्फाई, मुझे खुद को मालूम पड़ जाता है अच्छा नहीं समझाया, और मुझे याद भी खूब रहता है कि मैंने क्या चीज अच्छी समझाई, क्या चीज खराब, और हमेशा मेरे दिमाग में घूमती रहती है। जब भी फिर मौका लगता है दोबारा से मैं समझाती भी हूँ, क्योंकि मेरे खुद को भी गिल्ट फील होता है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि क्लास में जब तक कोई चीज अच्छे से समझ में नहीं आएगी, आप याद नहीं रख पाओगे, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो मुझे 1 साल तक गिल्ट रहा, मतलब मुझे खुद को लग रहा था कि और अच्छा मैं समझा सकती थी, नहीं समझा पाई। तो फिर इस बार मैंने कसम खाई थी, इस बार इतना शानदार पढ़ाऊंगी ये कि समझा के रहूंगी कि बाप और बेटे का क्या चक्कर है। ये तो बड़ा सिंपल सा चक्कर है इसके अंदर, कि जो मेल हुआ है पैदा, वो मेल अकेली मादा से पैदा हुआ है, क्योंकि उसमें निषेचन नहीं हुआ है, क्योंकि वो 16 गुणसूत्र वाला है ना, तो उसका फादर का कोई रोल नहीं है इसमें। इसीलिए हम कहते हैं कि इसका बाप नहीं है। अब जैसे ये है, जैसे ये अपन ने देखा, तो ये शुक्राणु है ना, तो ये इसके पिताजी हो गए ना, ये इसके पिताजी हो गए। तो जो मादा पैदा होती है तो उनकी तो माँ भी है और बाप भी है, पर इसके बेचारे के नहीं है, क्योंकि इसने निषेचन ही नहीं किया है। अब जब निषेचन ही नहीं कर रहा है तो फादर का शुक्राणु ही नहीं लेगा, तो बाप कहां से आ जाएगा? मैंने समझाया ना, अपन लोग अपने मानव के अंदर कि भाई मादा ने कोई अंडाणु पैदा किया, अब उस अंडाणु से शुक्राणु नहीं मिलेगा, और अकेले अंडाणु से कोई बना दो आप, तो जो बच्चा पैदा हो रहा है वो बिना बाप का ही तो हुआ ना। तो ये वो वाला मतलब पूरा लाइन आपको प्रूफ की जाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म, और इसमें इसी प्रकार से इसको लिखा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा लिंग निर्धारण आप लोग का कंप्लीट है। पूछो इसके अंदर एक चीज लिख लो आप लोग कि ये जो बिना निषेचन के मेल बनता है ना इनके अंदर, इसका एक शब्द का प्रयोग किया गया। मैं ये नहीं कहती कि आएगा, क्योंकि बहुत मतलब अलग है, आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा मन में कुछ आ जाता है तो मैं लिखवा देती हूँ, वो कई बार आ जाती है। उसे बोलते अरहैन टॉकी, अरहैन टॉकी। बिना निषेचन के नर का बनना अरहैन टॉकी कहलाता है। बिना निषेचन के नर का बनना अरहैन टॉकी कहलाता है।
ठीक है।